अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास 12। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 19। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑन विच टू ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन विल ऑलवेज एग्री अपॉन। तो बेटा उसने कहा है कि दो ऑब्जर्वर्स हैं मुशाहिदा करने वाले, वो कौन सी कंडीशंस हैं जब वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मुत्तफिक होंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं वो मुत्तफिक क्यों नहीं होते कई जगह पर। तो बेटा फ़र्ज़ करें एक आदमी है जो बस में बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है कि उसके साथ वाला आदमी भी बैठा हुआ है और वो क्या कर रहे हैं कि एक गेंद से ना खेल रहे हैं, ऊपर नीचे फेंक रहे हैं। एक आदमी बाहर खड़ा है तो वहाँ से खड़े होकर वो देख रहा है। तो बेटा जो साथ वाला आदमी है वो उसके लिहाज से जब वो गेंद को ऊपर फेंकता है, फिर पकड़ता है, फिर ऊपर फेंकता है, पकड़ता है, तो उसके लिए बेटा वो गाड़ी चल रही है। तो उसके लिए बेटा क्या है, वो लीनियर मोशन है। एक लीनियर मतलब गेंद ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। मगर उसी गेंद को अगर बाहर वाला आदमी देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि वो गेंद आगे को गई है, क्योंकि गाड़ी जो मूव करी, गाड़ी मूव करी तो इसकी वजह से गेंद भी उसके अंदर है तो वो भी मूव करेगी। तो उसको ऐसा लगेगा वो पैराबोला पाथ अडॉप्ट करेगी। मतलब कि एक का व्यू दूसरे के लिहाज से क्या होता है, वो मुख्तलिफ होता है। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी बात पर दुरुस्त है। तो मगर हमने यहाँ पर ये देखना है कि दोनों वो कौन सी कंडीशन है जब एक ऑब्जर्वर बस के अंदर है या फिर एक बस के बाहर है, तब वो कौन सी कंडीशन है तब कि दोनों मुत्तफिक हो जाए। तो बेटा मेजरमेंट ऑन विच टू ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन में है, मतलब मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर। एक मूव कर रहा है, दूसरा दूसरे के लिहाज से। तो इनर्शियल फ्रेम इस बेटा इसको कहा जाता है। विल ऑलवेज एग्री अपॉन, वो किस पर होंगे, स्पीड ऑफ लाइट पर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बस के अंदर भी उसकी उतनी ही स्पीड होगी और बाहर के लिए आदमी के लिए भी उतनी ही होगी, क्योंकि वो बस जितनी मर्जी भागे तेज वो स्पीड ऑफ लाइट का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कभी भी मुख्तलिफ नहीं होगा। अंदर वाले के लिए भी स्पीड ऑफ लाइट अगर वो मैयर करेगा वही वैल्यू निकलेगी, बाहर वाला आदमी भी मैयर करके वही वैल्यू निकलेगी। और आगे क्या है हमारे पास, फोर्स और मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को मूव करवाते वक्त जो फोर्स लग रही है वो अंदर वाले के लिए भी उतनी होगी, बाहर वाले के लिए भी उतनी ही होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, डज द डायलेशन मीन्स, डायलेशन का मतलब है लेट हो जाना, मीन्स द टाइम, जो टाइम है वो लेट हो जाता है, रियली पास मोर स्लोली इन मूविंग सिस्टम आर दैट इट ओनली सीम्स टू पास मोर स्लोली। कहता है जो हमारे पास एक बॉडी है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर क्या वो मूव करता है तो उसके लिए क्या टाइम लेट हो जाता है, जब हमें ऐसा महसूस होता है कि स्लो हो गया है टाइम, क्या वाकई हो जाता है जब हमें महसूस होता है। तो बेटा इसका मतलब है कि तो हमने ये देखना है कि क्या टाइम वाकई स्लो होता है या फिर हमें सिर्फ महसूस होता है। तो बेटा हमारे पास होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसमें बेटा हमने देखा हुआ है कि जो हमारे पास एक फार्मूला होता है, टी इज इक्वल टी नॉट ओवर √1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। टी बेटा वो होता है वो हमारे मतलब किसी भी इंस्टेंट पर टाइम, टी नॉट का मतलब ओरिजिनल टाइम, और वी का स्केयर होता है स्पीड ऑफ मोशन, उसकी हरकत जो बॉडी हरकत कर रही है, और सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज़ रिलेटिव, ये रिलेटिव होता है, मतलब कि ये बदलता रहता है। इट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन पर डिपेंड करता है। टाइम पासिस नॉर्मली फॉर एनी ऑब्जर्वर विद इन इट्स ओन सिस्टम, जो हमारे पास है एक आदमी है वो उसकी अपने सिस्टम के अंदर टाइम नॉर्मली पास करता है। बट इफ़ ऑब्जर्वर सी टाइम पास इन अ सिस्टम दैट इज़ मूविंग रिलेटिव टू हिम, अगर कोई आदमी बाहर वाले सिस्टम में है वो वहाँ से टाइम को नोट करेगा, देन टाइम विल पास मोर स्लोली इन दैट सिस्टम, तो उसके सिस्टम में टाइम स्लोली मूव करेगा। अगर एक आदमी है वो क्या कर रहा है कि हरकत में है, मूव कर रहा है, जैसे फ़र्ज़ कर एक आदमी है वो स्पेस स्टेशन में बैठा है, ये बेटा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है साइंटिस्ट की, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसने ये एक्सप्लेन किया था। अगर कोई आदमी स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से जब उसके लगभग इस रफ्तार से मूव करेगा तो इसके लिए टाइम डायलेट हो जाएगा, टाइम रुक जाएगा या फिर कम हो, स्लोली मूव करेगा उसके लिए। जैसे फ़र्ज़ कर लिए कि एक आदमी है स्पेस स्टेशन में या स्पेस में है, वो स्पेसशिप में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्पेसशिप में वहाँ खला में आपको पता है कि फ्रिक्शन नहीं होती, तो इस वजह से स्पेस स्टेशन स्पेसशिप बड़ी ही रफ्तार के साथ मूव कर रही है। तो उसमें क्या था कि स्पीड ऑफ अगर वो काफ़ी स्पीड से मूव कर रहा था, उसका जो क्लॉक है, फ़र्ज़ कर उसके पास भी एक क्लॉक है और ज़मीन पर भी एक क्लॉक है, दोनों का टाइम एक वक्त पर सेट करके डाल दें, तो आप थोड़े वक्फे के बाद देखेंगे जो ज़मीन वाला टाइम है वो आगे चला जाएगा, जो स्पेस शिप वाला टाइम है वो क्लॉक में वो पीछे रह जाएगा। जिससे जो साबित हुआ
कि टाइम जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है, काफ़ी स्पीड से, अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के लगभग है या उसके पास है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए टाइम डायलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ़ यू आर मूविंग इन ए स्पेसशिप, अगर आप स्पेसशिप में मूव कर रहे हो एट वेरी हाई स्पीड में रिलेटिव टू द अर्थ के लिहाज, वुड यू, क्या आप नोटिस अ डिफरेंस, क्या आप फ़र्क महसूस करेंगे इन योर पल्स रेट, अपनी पल्स रेट में, इन द पल्स रेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ, और जो ज़मीन के जो लोग रहते हैं उनकी पल्स रेट में। पल्स रेट बेटा क्या होती है, उनकी धड़कन जो होती है, दिल की पंप करने की स्पीड, उसको देखना कहता है उन दोनों में क्या कोई फ़र्क होगा बेटा, हमने ये देखा। तो बेटा इसमें क्या होगा, फ़र्क लाजमी वाज़ेह नज़र आएगा। अगर वो अपनी ही स्पेसशिप में बैठ कर चेक कर रहा है तो उसके लिहाज से तो चेंज नहीं होगा, मतलब बाहर वाले के लिहाज से जो मूव नहीं कर रहा होगा उसके लिहाज से उसमें क्या होगा, फ़र्क होगा। द पल्स रेट ऑफ द पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग इन द स्पेसशिप इज़ नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक इन साइड द स्पेसशिप, मतलब कि जो स्पेसशिप के अंदर क्लॉक पड़ा हुआ है उसके लिहाज से उसकी पल्स रेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट ही विल एक्सपीरियंस द चेंज इन द पल्स रेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ, मगर ज़मीन पर लोगों के मुकाबले में उसकी पल्स रेट में फ़र्क लाजमी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने ये रिलेशन देखा हुआ है, टी इज इक्वल टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट हिज क्लॉक इज मूविंग स्लोली, क्योंकि उसका क्लॉक क्या करेगा, स्लो मूव करेगा ड्यू टू द लार्ज वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप की क्या है, वेलोसिटी बहुत तेज़ है देन द क्लॉक ऑन द अर्थ, ज़मीन के लिहाज से, इसलिए उसका टाइम स्लो हो जाएगा। टाइम स्लो होने की वजह से उसका पल्स रेट में फ़र्क आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट वर इन्फिनिट, अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिड्यूस टू, तो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्या बनेगी, तो हमारे पास फार्मूले में हम थोड़ी तब्दीलियाँ करने वाले। इफ़ वी टेक स्पीड ऑफ लाइट एज इन्फिनिटी, अगर हम उसको इन्फिनिटी ले रहे देन द इक्वेशन ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू, सो मतलब क्या बन जाएगी, तो हमारे पास बेटा मास डायलेशन का फार्मूला होता है, एम इज इक्वल एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वी वैसे स्पीड है जो हरकत कर रहा है बॉडी, एम नॉट क्या उसका रीजनल मास है, एम क्या है रिलेटिव मास है। तो बेटा अगर सी को हम इन्फिनिटी पुट करें तो सी की जगह इन्फिनिटी पुट करें, पुटने से 1 वी का स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, वो क्या हो गया हमारे पास 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, और 0 का 1 में से 0 निकाला 1 का अंडर रूट कुछ भी नहीं बचा, 1 ही बच गया। तो कहने का मकसद क्या है, उसके टाइम में कोई तब्दीली, उसके मास में कोई तब्दीली नहीं आने वाली अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए। मास इन मोशन इज इक्वल टू रेस्ट मास, मतलब कि जो मास उसका मोशन में होगा वही उसका रेस्ट में मास होगा। अब लेंथ कंट्रैक्शन फार्मूले में देख लेते हैं, कंट्रैक्शन का मतलब था सुकड़ जाना, तो एल इज इक्वल एन नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, बेटा ये फार्मूले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्क्राइब किए। तो सी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें, वहाँ भी वही केस बन जाएगा, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट आ जाएगा। तो लेंथ इन मोशन इज इक्वल टू लेंथ एट रेस्ट के क्या होगा बेटा, बराबर आ जाएगा, मतलब कि मोशन की लेंथ और रेस्ट की लेंथ में कोई फ़र्क नहीं आना। आगे बेटा हमारे पास टाइम डायलेशन फार्मूला, यहाँ टाइम लिख रहा है, टाइम लिख दिया उसने, टाइम डायलेशन फार्मूला है बेटा, टी इज इक्वल टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यहाँ सी इन्फिनिटी पुट करें तो बाय द वे यहाँ हमारी पास कैलकुलेशन के बाद ये निकलेगा, टाइम इन मोशन इज इक्वल टू रेस्ट टाइम, मतलब कि उसके टाइम में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, जितना मोशन में टाइम होगा उतना ही रेस्ट में टाइम होगा अगर सी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। तो बेटा अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मास एनर्जी रिलेशन, तो ई इज इक्वल एम सी स्केयर, अगर सी इन्फिनिटी हो जाए तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास इन्फिनिटी का स्केयर बेटा क्या होगा, हमारे पास इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी के साथ मास मल्टीप्लाई होता है वो इन्फिनिटी हो जाए, एनर्जी विल बिकम इन्फिनिट, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इन्फिनिट हो जाएगी। आगे बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस मास इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर मास क्या एक एनर्जी की फॉर्म है, कैन वी कंक्लूड दैट, क्या हम इस चीज़ से नतीजा निकाल कर सकते हैं, दैट ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ मोर मास दैन द सेम स्प्रिंग व्हेन इट इज़ नॉट कंप्रेस्ड, उसी स्प्रिंग से जिसका मास कंप्रेस्ड नहीं किया गया। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि एक स्प्रिंग है हमारे पास बेटा, इसका आंसर बेटा निकलता तो है कि नहीं निकलता, मतलब कि मास में इजाफा नहीं होता, मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है,
तो बेटा कई बुक्स में इसका आंसर यस लिखा है, कई बुक्स में इसका आंसर नो लिखा है। यहाँ पर यस लिखा है, वैसे ओवरऑल इसका सही आंसर बनता है नो, क्योंकि बेटा जो स्प्रिंग मास होता है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बॉडी क्या करती है, मोशन में होती है, तो उसका क्या होता है, मास में इजाफा हो जाता है। मगर जब मास हमारे पास स्प्रिंग होता है, उसका हमने देखा हुआ है कि उसको जब हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसका एक सिरा मूव करता है, दूसरा सिरा मूव नहीं करता। तो ओवरऑल उसका एक पार्ट मूव करता है, दूसरा पार्ट मूव नहीं करता। मतलब जो हम उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं, वो स्ट्रेच करते हैं, तो जो हमने एनर्जी लगाई है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाती है, बल्कि ना कि उसका मास में इंक्रीमेंट नहीं होती। तो बेटा उसके मास में इंक्रीमेंट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, उसके एनर्जी में इजाफा होता है, मास में इजाफा नहीं होता। मास में इजाफा तब होता है अगर वो पूरा का पूरा स्प्रिंग हरकत करता। तो इस वजह से बेटा इसका आंसर निकलता है नो। मगर यहाँ पर बेटा लिखा है कि स्लाइटली बढ़ता है, तो ये आंसर भी काफ़ी हद तक ठीक है, मगर आपने अपनी बुक के लिहाज से याद करना है। मेरे ख्याल में तो नहीं निकलता, बिल्कुल भी मास में इजाफा नहीं होता, क्योंकि वो मूव ही नहीं करता, सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। बाकी आप अपनी बुक के देख लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे नोट्स मिले थे, तो इस लिहाज से मैंने यहाँ से इसका आंसर तो मुझे ठीक नहीं लगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेटा आंसर लिखा है, मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसने कहा मास एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यस देयर वुड बी अ इंक्रीज इन द मास ऑफ कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग, स्प्रिंग में मास में इजाफा हो जाएगा। हाउएवर दिस इंक्रीज इन मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन द ओरिजिनल मास ऑफ द स्प्रिंग, निगलिजिबल मास में इजाफा होगा, मतलब बहुत ही थोड़ा होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। नीचे वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मास उतना कम होगा। डेल ई इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर डेल एम इज़ टू स्मॉल टू बी मेजर। मगर बेटा मेरे ख्याल से तो नहीं होता, होता भी होगा, बहुत ही थोड़ा होता है, इतना थोड़ा होता है, इतना थोड़ा, तो वो नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाता है। आप अपनी गाइड के लिए हाथ से देख सकते हैं, जहाँ से आपने याद करना है। अच्छा आगे बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ सॉलिड इज हीटेड एंड बिगिंस टू ग्लो, जैसे ही हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो ग्लो हो जाता है। वाई डज इट अपीयर फर्स्ट अपीयर रेड, वो रेड ही पहले क्यों नज़र आता है? तो बेटा अगर हमें देखा जाए इसका आंसर, क्योंकि जो हमारे पास मेटल होते हैं ना, वो सारे के सारे उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करने की मोशन की वजह से होता है, वो रेडिएशन को खाली करते हैं। मगर वो बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड, जिनकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। एनर्जी कम होने की वजह से वो हमें विजिबल रीजन में नहीं आते। मगर जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने की वजह से क्या होता है, उनको एनर्जी में इजाफा होता है। एनर्जी में इजाफा होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता विजिबल रीजन में चले जाते हैं। विजिबल रीजन में जाते ही सबसे लो एनर्जी वाला जो लाइट होती है बेटा, वो रेड लाइट होती है। उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पहला कलर रेड आता है अगर उसको गर्म किया जाए। उसके बाद ज़्यादा मज़ीद गर्म किया जाए तो हमारे पास वो ऑरेंज हो जाता है। ऑरेंज के बाद फिर बेटा वो येलो हो जाता है। येलो के बाद फिर बेटा वो हमारे पास ग्रीन हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है, फिर वायलेट हो जाता है। ऐसे बेटा वो कलर में इजाफा होता जाएगा जितना जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले जो कलर ज़ाहिर होने वाला है वो रेड होता है। आपने देखा होगा आप चूल्हे के सामने बैठे हुए हो तब भी आपका चेहरा लाल हो जाता है, या फिर लोहे की सलाख को गर्म किया जाए तो सबसे पहले वो लाल होती है। लाल या फिर लाल की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है ब्लू लाइट की निस्बत, इसलिए सबसे पहले हमें रेड लाइट नज़र आती है। तो वैन द बॉडी इज हीटेड इट इमिट रेडिएशन, वो रेडिएशन को इमिट करती है। द नेचर ऑफ द रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वो बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एट लो टेम्परेचर पर बॉडी इमिट रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, वो लंबी वेवलेंथ की रेडिएशन को खाली करती है। लॉन्गेस्ट विजिबल वेवलेंथ इज़ रेड, सो उसकी क्या होती है, रेड होती है। सो इट इज़ अपीयर फर्स्ट, वो हमें सबसे पहले वो रेड नज़र आती है। दैट इज़ वाई व्हेन हीटेड लुक रेड फर्स्ट, वो हमें रेड वाली पहले तौर पर नज़र आती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल। कहते ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या होगा अगर हम उसका टेम्परेचर क्या कर दें, डबल कर दें। तो हमारे पास फार्मूला होता है स्टीफन लॉज, ई इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। और डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ख़त्म कर दे तो सिग्मा आता है। तो बेटा ये इस कॉल्ड द स्टीफन कांस्टेंट, इसको स्टीफन कांस्टेंट कहा जाता है। सिग्मा को इट्स वैल्यू क्या होती है 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर के की पावर -4। दिस इज द कॉल्ड द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहा जाता है। व्हेन टेम्परेचर टू डबल, अगर उसकी वैल्यू डबल कर दी जाए तो बेटा टी की जगह पर 2t लिखे, और यहाँ पर ई नहीं लिखना बेटा, ई स्लैश लिखना ताकि उससे फ़र्क रहे। यहाँ पर उसने थोड़ी सी गड़बड़ की है।
तो 2 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 16, तो हमारे पास 16 इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल द टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इंक्रीज 16 टाइम, वो बॉडी की रेडिएशन क्या हो जाएगी 16 गुना 16 गुना क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीम ऑफ रेड लाइट, हमारे पास एक रेड लाइट है एंड ए बीम ऑफ ब्लू लाइट, एक ब्लू लाइट है हैव एक्सैक्टली द सेम एनर्जी, उन दोनों की क्या है सेम एनर्जी, विच बीम कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन, आपने बताना है कि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं। तो बेटा हमें पता है कि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कम होती है और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें ये पता चीज़ चलती है कि देयरफॉर 2 कलर बीम हैव द सेम एनर्जी विल कंटेन द डिफरेंट नंबर ऑफ फोटोन्स, क्योंकि एनर्जी अगर इनकी सेम है तो बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे मुख्तलिफ होंगे। अब क्योंकि रेड लाइट के पास एनर्जी तो कम है तो इसका मतलब है अगर उसको ब्लू लाइट की मुकाबला करना है तो उसको ज़्यादा फोटोन्स चाहिए, तो तभी तो वो ब्लू लाइट का मुकाबला कर पाएगी क्योंकि उनके पास एनर्जी कम है। तो दैट ब्लू लाइट है फोटोन ऑफ लार्जर वैल्यू फ्रीक्वेंसी, जो ब्लू लाइट है उसके पास लार्जर फ्रीक्वेंसी वैल्यू कंटेन लेस नंबर ऑफ फोटोन एज कम्पेयर टू रेड लाइट बीम एज सो द ब्लू लाइट बीम फोटोन कंटेन लार्जर एनर्जी देन रेड लाइट फोटोन। जो ब्लू लाइट होती है बेटा उसके पास फोटोन तो थोड़े होते हैं मगर एनर्जी ज़्यादा होती है, और रेड लाइट के पास क्या होता है फोटोन्स ज़्यादा और एनर्जी कम होती है, इसलिए उसको ज़्यादा फोटोन्स रखने पड़ते हैं ताकि वो ब्लू लाइट का मुकाबला कर सके, क्योंकि उसने पहले कहा दोनों की एनर्जी क्या है सेम, और एनर्जी का फार्मूला बेटा होता है E=HF, जो F बराबर होता है वो C/λ के बराबर होता है। तो बेटा हमारे लिए आज के लिए इतने काफ़ी हैं, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।